जी स्क्रीन शेयरिंग आ गई है आप सबके पास, व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है आप सबको? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, आज बेसिकली हम लोगों ने ना दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि आपके पास जो एटम होता है, एटम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो जेन में रखनी है आपने, वो ये जेन में रखनी है कि आपके पास फोटोन जब आके एटम के ऊपर टकराएगा तो क्या कुछ पॉसिबल है, और अगर इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा तो क्या कुछ पॉसिबल है। सबसे पहले हम लोग सिनेरियो लेते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास कोई एटम है और उसके अंदर डिफरेंट एनर्जी शेल्स हैं, डिफरेंट एनर्जी। दिस इज़ माई एनर्जी लेवल नंबर 1, दिस इज़ माई एनर्जी लेवल नंबर 2, दिस इज़ माई एनर्जी लेवल नंबर 3। अच्छा, आप में से कोई और यहाँ पे यूज़ नहीं करेगा, ठीक है? आप यहाँ पे खुद प्रेजेंट नहीं करेंगे। मैंने आप लोगों से प्रेजेंटेशन के राइट नहीं लिए हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब करें, ठीक है? कोई चीज़ आपने पूछनी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो आपने अभी यहाँ पे किया ये मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक होगी बात? अब जस्ट इमेजिन हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, इनके ऊपर मैं नाम दे देता हूँ एनर्जी लेवल्स को। एनर्जी लेवल नंबर 3 है मेरे पास, एनर्जी लेवल 2 है, एंड दिस इज माई एनर्जी लेवल 1, ठीक है? बल्कि एक सेकंड, यहाँ पे ना आप लोग शरारतें कर रहे हैं, मैंने इसकी ऐप दोबारा खोल लेता हूँ। आप लोगों से स्क्रीन शेयरिंग 2 मिनट के लिए बंद करने लगा हूँ और फिर आपके साथ ऐप खोल लेता हूँ, ठीक है? जी, अब आप लोगों को नज़र आ रहा है सब कुछ? हेलो? यस सर, आ रहा है। जी जी मेरा आ रहा ख्याल है है सर। कि यहाँ पे अब आप शरारतें नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा था आपसे कि आपके पास जो एटम होता है, जस्ट इमेजिन मेरे पास ये एक एटम है और इसके अंदर ये 3 एनर्जी लेवल्स हैं। एक एनर्जी लेवल ये है मेरे पास, दिस इज़ माई सेकंड एनर्जी लेवल, एंड दिस इज़ माई थर्ड एनर्जी लेवल। अब इन तीनों को अगर मैं नाम दूं, दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज़ माई सेकंड एनर्जी लेवल, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई थर्ड एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे जो चीज़ है, सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास इसके ऊपर फोटोन आता है, ये मेरे पास फोटोन आ रहा है, इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है और एनर्जी का रिलेशन आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है, जस्ट इमेजिन कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी 1 के अंदर है। अब ये जो फोटोन आपके पास आया है, अगर इसकी एनर्जी इसके बराबर हो, यानी आपके पास एनर्जी और फोटॉन्स जो है ये एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो, तो आप बड़े आराम से मुझे बता सकते हैं कि बेसिकली क्या होगा। यानी अगर आपके पास जितना फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के एनर्जी का डिफरेंस है, अगर आपके पास आने वाले फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली उतनी है, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा और हम कहेंगे जी कि आपके पास, अब देखें इस प्रोसेस में एटम को फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एक्साइटेशन हुई है इलेक्ट्रॉन की। जब एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन की आपके पास तो उस केस में आपके पास लोअर शेल से जब हायर शेल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब जब भी ये डिक्साइट होगा आपके पास, हायर शेल से लोअर में आएगा, तो आपके पास एग्जैक्टली सेम एनर्जी का फोटोन, ये सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो उसने एब्जॉर्ब किया था वो ये एमिट करेगा। लेकिन जस्ट इमेजिन यहाँ पे मैं एक सिनेरियो चेंज, जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी आपके पास क्या है? उसकी एनर्जी कम है। एनर्जी लेवल कौन सा है जी? E2 माइनस E1। अब ये जो फोटोन आ रहा है आपके पास, इसकी एनर्जी लेवल उसकी एनर्जी जो है वो इसकी एनर्जी लेवल से कम है। अब ज़रा मुझे सोच के बताएं ये फोटोन कैसे बिहेव करेगा? आने वाले फोटोन की एनर्जी जो शेल्स हैं उनके एनर्जी लेवल से कम है, ये फोटोन कैसे बिहेव करेगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। नहीं, एब्जॉर्प्शन तो हमेशा आपके पास तब होगी जब वो इक्वल होगा। ट्रांसपेरेंसी शो करेगा। ट्रांसपेरेंसी शो करेगा? ट्रांसपेरेंसी तो बेटा तब शो करेगा आपके पास जब वो यहाँ से बेसिकली चले। हाँ, बात ठीक है आपकी, ट्रांसपेरेंसी शो करेगा, ये बात भी ठीक है। अच्छा, एक ज़रा सोच के मुझे जवाब देना है।
ये ट्रांसपेरेंसी वाली जो बात है ना जो सलमान ने की है, ये ज़रा आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको फोटोन जो है वो रेस्ट में नहीं आ सकता। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? फोटोन का कोई रेस्ट मैच नहीं होता। फोटोन आपके पास जो है जब भी एनर्जी कंट्रैक्शन करेगा, अगर आप उसको रोकना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फोटोन अगर रोकने की कोशिश करेंगे आप किसी भी तरीके से, तो बेसिकली वो क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। ठीक है, चले एक सिनेरियो मेरे पास ये था, मैं यहाँ पे दूसरा सिनेरियो लिख रहा हूँ। जस्ट इमेजिन मेरे पास जो आने वाला फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है इन दोनों शेल्स के एनर्जी लेवल से। अब क्या होगा? जो आने वाला फोटोन है मेरे पास उसकी एनर्जी ज़्यादा है इन दोनों शेल्स के एनर्जी लेवल की डिफरेंस से। अब वो फोटोन कैसे बिहेव करेगा? एनीवन? सर इसको एक्साइट तो करने से रहा, अगर उसको पार्टिकल मानते हैं तो दिल करे वो उसको नॉकआउट कर देगा बाहर। चलें, जो उसने बात की है कि नॉकआउट कर देगा, अच्छा नॉकआउट वाला जो फिनोमेना हमारे पास है ना वो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका, कॉम्पटन इफेक्ट का। तो जो नॉकआउट करने वाला काम है ना वो हाई एनर्जी फोटोन बेसिकली नॉकआउट कर देता है उसको। ठीक है, और उसी को हम लोग बेसिकली कहते हैं कि आपके पास क्या होता है। अब उसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है? उसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपके पास जो फोटोन है बेसिकली एग्जैक्टली इतनी एनर्जी तो दे देगा इस इलेक्ट्रॉन को, जो बाकी एनर्जी उसके पास रह जाती है वो ऑलरेडी जो पहले एनर्जी उसके पास मौजूद थी उसकी एनर्जी उससे कम हो जाती है। यानी आपके पास ये जो फोटोन है बेसिकली, ये फोटोन अब बेसिकली जब कन्वर्ट होकर आगे जाएगा तो आपके पास उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि आपके पास उसकी एनर्जी कम हो गई है। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, और एग्जैक्टली यही आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट होता है। अच्छा, कॉम्पटन इफेक्ट की ये डायग्राम जो मैंने यहाँ बनाई है एग्जैक्टली ऐसे डायग्राम नहीं होती। आपके पास ये जो फोटोन है ये बेसिकली मूव करता है इस तरफ को। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मूव करेगा इस तरफ को, ये लाइक दिस, किसी ना किसी एंगल पे। ये हमारे पास नॉर्मल होता है और यहाँ से किसी ना किसी एंगल पे ये मूव करता है। अब ज़रा सोच के मुझे आपने बताना है, सलेमान ने यहाँ पे नाम लिया है कि सर आपके पास वो नॉकआउट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। अगर वो नॉकआउट करेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, सेकंड ऑप्शन इज दिस एंड थर्ड ऑप्शन इज दिस। इसमें फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। आपके पास फोटोन तो नीचे की तरफ किया है, इलेक्ट्रॉन आपका किस तरफ मूव करेगा? ऑप्शन नंबर 1 की डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर 2 की डायरेक्शन में, या ऑप्शन नंबर 3 की डायरेक्शन में? हाँ जी, बाकी क्लास में से कोई इसका जवाब देना चाहे? सलमान ने मुझे कहा है कि सर आपके पास फोटोन जो है वो डाउनवर्ड्स सर किया है, मेकिंग एन एंगल। मैंने नहीं कहा सर। सर अच्छा मैं आप, यानी कि इसमें स्कैटरिंग में ये होता है कि एनर्जी पे डिपेंड करता है, मींस बैकवर्ड स्कैटरिंग होती है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग डिपेंड करती है कि एनर्जी कितनी थी पहले। यार वो जो बैकवर्ड स्कैटरिंग होती है ना आपकी, वो फोटोन की होती है। ये बात याद रखनी है, वो इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती। मैंने आपसे ये कहा है कि आपका फॉर एग्जांपल जो फोटोन है वो इस तरफ आया है नीचे की तरफ, जो कि एंगल थीटा बना रहा है। अब आपके पास यहाँ पे मैंने पूछा है कि जिस इलेक्ट्रॉन को उसने नॉकआउट किया होगा, या इलेक्ट्रॉन की जगह कोई भी पार्टिकल हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकता है आपके पास, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोलिजन भी हो सकती है ना। तो आपके पास वो किस तरफ जो इलेक्ट्रॉन है या वो जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? डायरेक्शन नंबर 1 की तरफ, डायरेक्शन नंबर 2 की तरफ, या डायरेक्शन नंबर 3 की तरफ? और जो इसका आंसर करेगा उसने मुझे इसकी रीज़न भी बतानी है। चले मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है जी डायरेक्शन नंबर 3 की तरफ। इसका मतलब ये है कि आपके पास वो जो फोटोन आ रहा है अगर वो डाउनवर्ड्स गया है मेकिंग एन एंगल थीटा, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा बेसिकली वो इस तरफ मूव करेगा ऐसे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्यों मूव करता है? एक बात हमेशा याद रखनी है, आपके पास कोई भी इंटरेक्शन होगा जब भी, एक तो हमेशा एनर्जी कंजर्व होगी,
यानी इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितनी आपके पास इस फोटोन ने अपनी एनर्जी लूज़ की है। और दूसरा क्या चीज़ कंजर्व होती है, आपके पास मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, चाहे वो लीनियर मोमेंटम हो चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो। अभी हम यहाँ पे स्पिन की बात नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पे ऑर्बिटिंग की बात नहीं कर रहे, अभी हमने ये इमेजिन किया हुआ है कि आपके पास ये जो एटम है ये बेसिकली आपके पास रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस फोटोन। अगर ये रेस्ट पे आपके पास है, आपके पास यहाँ पे फोटोन आके इससे कोलाइड करता है। कुलियन के बाद अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे से टकराते हैं, एक पार्टिकल अगर इस तरफ जाएगा तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए दूसरे पार्टिकल को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ द वे कि आपके पास जो है यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होता है और ये आपके पास डायरेक्शन आती है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने समझाना है आपको। जस्ट इमेजिन कि आपके पास इस सारे सिनेरियो में मैं यहाँ पे ना कुछ सफाई कर देता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में आसानी रहे मुझे। जस्ट इमेजिन कि आपके पास ये जो आने वाला पार्टिकल है जिसने कोलाइड किया है, ये फोटोन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे ज़रा सोच के आपने बात बतानी है कि आपके पास वो इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा तो वो बेसिकली कैसे बिहेव करेगा। जस्ट इमेजिन मैं यहाँ पे एक और सिनेरियो लिख देता हूँ। आपके पास तीन एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल नंबर 1 है, एनर्जी लेवल नंबर 2 है, एनर्जी लेवल नंबर 3 है। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहा है, उसकी एनर्जी इस एनर्जी लेवल से ज़्यादा है, E2 माइनस E1, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो इस एनर्जी लेवल से कम है, E3 माइनस E2। यानी आपके पास फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के अंदर जितना एनर्जी का डिफरेंस है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जस्ट इमेजिन फोटोन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी जो है आपके पास वो E2 माइनस E1 से ज़्यादा है, सेकंड शेल और फर्स्ट शेल के डिफरेंस से ज़्यादा है, लेकिन थर्ड शेल और सेकंड शेल के डिफरेंस से कम है। और इनिशियली आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन आपके पास फर्स्ट शेल में। यहाँ जो पार्टिकल अब आपके पास आया है वो मैं इमेजिन कर रहा हूँ फोटोन नहीं है, वो बेसिकली क्या है, वो इटसेल्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे ज़रा आपने सोच के बताना है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास जो आएगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ऑब्वियसली, इसका फार्मूला सिंपल आपने पढ़ा हुआ है 1/2 mv²। अब ज़रा सोच के मुझे आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा। यानी आपके पास ये जो आगे एटम है इसके साथ ही आने वाला इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जीज ये सारी आपको गिवन है कि ये आपको एनर्जी गिवन है, ये एनर्जी गिवन है, ये इस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या सलूक करेगा, ज़रा सोच के बताएं। सर एक्सरे की तरफ तो नहीं जा रहे आप? नहीं भाई, मैं एक्सरे की तरफ नहीं जा रहा, मैं आपको फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने बेसिकली आपको बताना है कि आपके पास जो इंट्रैक्शन है वो फोटोन का भी एटम के साथ हो सकता है, और उसमें क्या सिनेरियोज आते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है। हमने फोटोन की तीन चीज़ें पढ़ी हैं। पहली चीज़ आपके पास ये पढ़ी है कि जी फोटोन की अगर एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होगी किसी भी एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी कम है तो सलमान ने एक वर्ड यूज़ किया था कि वो ऐसे बिहेव करेगा कि सीधा उसमें से गुजर जाएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा होगी तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो वहाँ पे एक्साइटेशन भी कर सकता है, वो वहाँ पे आयोनाइजेशन भी कर सकता है, और बाकी जो फोटोन आपके पास है आप उस फोटोन को रोक नहीं सकते, वो बाकी एनर्जी के साथ भागता हुआ दूसरी तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे फोटोन के हमने तीन सिनेरियो डिस्कस कर लिए। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की। आपके पास एटम के अंदर एनर्जी शेल्स गिवन है। अब आने वाला जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। अब उसकी एनर्जी मैंने आपको बताई है कि आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी सेकंड शेल और फर्स्ट शेल के डिफरेंस से ज़्यादा है, और थर्ड शेल और सेकंड शेल के डिफरेंस से कम है। अब मैं अपना सवाल रिपीट करता हूँ, आपके पास इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा, आपके पास आगे क्या करेगा ये। इसका आंसर करने से पहले आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। मेरा सवाल आप सबने सुन लिए, चलिए मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ।
आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, स्कैटरिंग वगैरह तो नहीं होगी सर इधर से, और आई थिंक नॉकआउट भी कर सकता है, स्कैटरिंग भी कर सकता है, नहीं तो देखिए इससे नॉकआउट मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा अगर न्यूक्लियस के पास से गुजरा। नहीं, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्पीड से बात नहीं कर रहे, यानी हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे और साथ हम ये इमेजिन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपके पास है, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर एनर्जी नहीं है उसके पास। अगर वो आएगा तो बेसिकली चूंकि आपके पास उसका जो एनर्जी है वो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के डिफरेंस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कुछ एनर्जी आपके पास यहाँ चली जाएगी, यानी वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ ले जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है मैं इमेजिन कर लेता हूँ वो 40 जूल्स है, ठीक है, और ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन मेरे पास है इसकी एनर्जी 100 जूल्स है। अब ऑब्वियसली आपके पास जब ये टकराएगा 40 जूल्स तो उसने दे देने हैं इस इलेक्ट्रॉन को, बाकी जो बच जाता है उसके पास 60 जूल्स। ये बेसिकली कहाँ जाएगा? अब ये 60 जूल्स आपके पास जो है, ये बात याद रखनी है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इटसेल्फ रेस्ट पे भी आ सकता है, हालांकि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन इस केस में हम कहते हैं कि जी आपके पास आप वो एक्साइट नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास नेक्स्ट एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो 60 जूल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सेकंड शेल से उठा के इलेक्ट्रॉन को वो थर्ड शेल में तो नहीं लेके जा सकता। हाँ, वो एक काम कर सकता है, वो काम ये कर सकता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की बजाय इस पूरे के पूरे एटम को एक्साइट कर दे, और ये बेसिकली आपके पास वो पॉइंट है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन और एटम्स के अंदर किस तरह की एनर्जी होती है। यहाँ पे आपके पास हमने डिस्कशन करनी है, अगर आप लोगों को याद होगा वैसे, एक तो आपके पास ये इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, और ये इंटरनल एनर्जी किसकी है, ये इलेक्ट्रॉन्स की है। लेकिन अगर आपको याद हो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर या थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप लोग पढ़ते हैं कि एटम्स की अपनी इंटरनल एनर्जी होती है। अब वो इंटरनल एनर्जी दो तरह की हो सकती है। मैं इमेजिन करूँ आपके पास अगर कोई डायटोमिक गैस है जिसके दो आपके पास एटम्स हैं, तो बेसिकली आपके पास डायटोमिक गैस होती है, अगर आप इमेजिन करें तो आपके पास उसके दो एटम्स आपस में स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसकी मोशन आपके पास वाइब्रेटरी मोशन होती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की इंटरनल एनर्जी के अलावा जो डायटोमिक गैस होती है उसके पास इस तरह फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है ये आपस में वाइब्रेट करते रहेंगे, जब ये वाइब्रेट करते रहेंगे तो इनके पास एक एनर्जी होगी जिसे हम कहते हैं कि वाइब्रेशनल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको पता है कि आपके पास जस्ट इमेजिन, ये अगर आपके पास रूटीन के अंदर देखें तो आपके पास जो भी दो एटम्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, मैं दोबारा डालता हूँ केस ऐसे, एक तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं टू एंड फ्रो, और एक और काम कर रहे होते हैं। अगर आपको याद हो हमने कहा था कि आपके पास ये रोटेट कर रहे होते हैं। अभी जो रोटेशन आपके पास आ रही है उसकी वजह से इनके पास होती है जी आपके पास रोटेशनल इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक डायटोमिक गैस लेते हैं तो उसके अंदर आपके पास एक कोई भी एटम है उसके पास तीन तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। एक एनर्जी आपके पास होगी बेसिकली आपके पास उनकी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि शेल्स की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। दूसरी आपके पास एनर्जी हो सकती है उनकी वाइब्रेशनल इंटरनल एनर्जी, और तीसरी एनर्जी आपके पास बेसिकली हो सकती है उनकी रोटेशनल इंटरनल एनर्जी। अब मेरा सवाल दोबारा आपसे वही आ जाता है कि ये जो आने वाला फोटोन आपके पास था, ये आने वाला इलेक्ट्रॉन आपके पास है, अगर वो यहाँ पे 60 जूल एनर्जी उसके अंदर बाकी है तो बेसिकली 60 जूल एनर्जी जो है वो यहाँ पे इम्पार्ट कर देगा और आपके पास कुछ पोर्शन यहाँ पे इम्पार्ट कर देगा। वो ये जो इम्पार्टमेंट होती है यहाँ पे, अब एक बात हमेशा याद रखनी है, जिस तरह आपके पास इस सिनेरियो के अंदर हम लोग एक बात करते हैं कि जी आपके पास अगर हायर शेल में इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ आना चाहता है, वो हमेशा लोअर शेल में आना चाहता है। यानी आपने उठा के उसको एक्साइटेड फॉर्म में लेके गए, जब एक्साइटेड फॉर्म में आप उसको लेके गए हैं तो थोड़ी देर के बाद रैंडमली वो क्या करेगा, डिक्साइट होगा हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आएगा और फोटोन रिलीज होगा। ये सारा सिनेरियो जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली यही सिनेरियो आपके पास यहाँ अप्लाई हो रहा होता है। अगर आपके पास किसी भी जगह पे वाइब्रेशन इंटरनल एनर्जी फॉर एग्जांपल 10 जूल्स है और किसी इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी आपकी बढ़ के 30 जूल्स हो जाती है, तो ये हमेशा 30 जूल नहीं रहेगी, ये आपके पास जो है दोबारा नीचे आना चाहेगी 10 जूल्स पे। अब मेरा आपसे सवाल है, जब ये वाइब्रेशनल इंटरनल एनर्जी आपके पास 30 जूल से 10 जूल्स की तरफ डिक्रीज करेगी
तो आपके पास कितनी एनर्जी का डिफरेंस आएगा? 20 जॉल्स का डिफरेंस आएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, यहाँ से सुन लीजिएगा इसको। आपके पास ये जो 20 जॉल्स का डिफरेंस आ रहा है, बेसिकली ये डिफरेंस आपके पास किस फॉर्म में रिलीज होगा? ये डिफरेंस आपके पास मोस्टली केसेस में रिलीज होता है फोटोन की फॉर्म में। इसी तरह अगर आप सिनेरियो लेके आते हैं ये वाला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल इंटरनल एनर्जी वाला, इस केस में भी आप कहते हैं जी कि अगर आपके पास एटम एक्साइटेड हो गया और एक्साइटमेंट ऐसे हो गया कि जी आपने उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया है, कौन सी वाली रोटेशनल, जो ही वो एक्साइटेड फॉर्म में जाएगा, जैसे ही वो वापस आएगा आपके पास, जब वो वापस आएगा तो आपके पास वो एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन की फॉर्म में। जब वो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाहिद सिनेरियो नहीं है जिसके अंदर आपके पास फोटोन निकल सकते हैं, बल्कि आपके पास एटम के अंदर जितने एनर्जी लेवल्स हैं वहाँ पे हर जगह पे जहाँ जहाँ पे एक्साइटेशन होगी, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप वाइब्रेशन एनर्जी की एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, या चाहे वो आप लोग रोटेशनल इंटरनल एनर्जी की एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, हर केस में एक्साइटेशन के बाद जब डी एक्साइटेशन होगा तो आपके पास एनर्जी रिलीज होगी फोटोन की फॉर्म में। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आपके पास हम यहाँ पे बात करते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होते हैं। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो आपके पास यहाँ पे होता है, जो आपके पास वाइब्रेशन इंटरनल एनर्जीज लेवल होंगे या आपके पास रोटेशनल इंटरनल एनर्जीज के जो होते हैं लेवल, ये भी क्वांटाइज्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी वैल्यू ये एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, अब ये समझना है। आप इमेजिन करें कि आपके पास एक फोटोन ऐसा आता है जो इलेक्ट्रॉन्स को जंप नहीं करवा सकता, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, उसकी एनर्जी उससे कम है, उसकी एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के डिफरेंस से भी कम है, लेकिन आपके पास उसकी जो एनर्जी है वो रोटेशनल इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। तो अब वो फोटोन क्या करेगा? वो फोटोन अब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जब उसकी अब्जॉर्प्शन होगी, उसकी अब्जॉर्प्शन में आपको इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हुए नज़र नहीं आएंगे, ना ही आपको एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होती हुई नज़र आएगी, बल्कि आपको ये फील होगा कि आपके पास जो रोटेशनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो गई है। और चूंकि वो क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है आपके पास, एग्जैक्टली सेम इसी तरह आपके पास जब वो डिक्साइट होगा तब आपके पास जो फोटोन रिलीज़ हो रहा है वो फोटोन आपके पास इस प्रोसेस से रिलीज़ हो रहा है। वो फोटोन आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के जंप्स की वजह से रिलीज़ नहीं हो रहा, वो फोटोन आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो क्वांटाइज्ड वैल्यू आ रही थी रोटेशनल इंटरनल एनर्जी की, हायर शेल में आप चले गए थे उठा के इसको हायर लेवल पे ले गए थे, उठा के इसको लोअर लेवल पे लेके आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एनर्जीज को जब हम लोग वैल्यूज असाइन करते हैं तो इसके लिए हम लोग शेल्स असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल n, तो इसकी वैल्यू होती है जी 1, 2 या 3। इनके लिए भी आप वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। आप इनके लिए कोई एग्जाम्पल नंबर आप j लिख सकते हैं, उसकी वैल्यूज भी 1, 2, 3 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास जो है वो कोई वैल्यू लिख सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, जिस तरह यहाँ पे आपके पास इस शेल के अंदर, लो शेल के अंदर आपके पास एनर्जी ज़ीरो नहीं होती, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के पास कोई ना कोई एनर्जी होती है। इसी तरह आपके पास इनकी जो लोअर वैल्यूज़ आपके पास हैं वाइब्रेशनल इंटरनल एनर्जी की या आपके पास रोटेशनल इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ भी ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो नहीं होती हैं आपके पास, इनकी वैल्यूज़ क्वांटाइज्ड होती हैं। तो यहाँ पे बेसिक्स आपको बताने का मकसद था, जो कि मैं समराइज़ कर देता हूँ। आपके पास किसी भी जगह पे जब भी पार्टिकल इंटरेक्शन होता है, चाहे वो फोटोन का एटम के साथ हो या वो इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ हो, तो हम लोगों ने आज तक अभी तक डिस्कशन में ये लेकर आए हैं और हम लोग हमेशा डिस्कस भी यही कर रहे होते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से देखते हैं कि जी आने वाले फोटोन जो है उसकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है या नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, यहाँ पे सलमान ने एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि सर अगर आपके पास आने वाला फोटोन की एनर्जी कम है और वो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी शेल्स के बराबर नहीं है, तो वो बेसिकली ऐसे बिहेव करेगा कि यहाँ पे उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन सलमान यहाँ पे ये बात याद रखनी है आपने, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल का डिफरेंस के बराबर तो वो ना हो, लेकिन ये पॉसिबल है कि उस फोटोन की एनर्जी जो है वो वाइब्रेशनल इंटरनल एनर्जी जो है आपके पास है उसमें किसी एनर्जी लेवल के बराबर हो जाए, या रोटेशनल इंटरनल एनर्जी आपके पास जो है उसमें से किसी एनर्जी लेवल के बराबर हो जाए। तो अब्जॉर्ब फिर भी हो सकता है, लेकिन इस अब्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन नहीं होगी। इसमें हम कहते हैं कि जी एटम एक्साइट हुआ है, और जब एटम एक्साइटेशन से डी एक्साइटेशन की तरफ जाएगा तो स्टिल आपके पास जो है वहाँ पे फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है
और मज़ेदार की बात यह है कि ये हर दफ़ा एनर्जी फोटोन की फॉर्म में रिलीज़ नहीं हो रही होती, बाज़ दफ़ा एनर्जी आपके पास रिलीज़ हो रही होती है हीट की फॉर्म में। अगर आप में से किसी को याद हो तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जब आप चीज़ गर्म करते हैं, किसी को पता है कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर चीज़ गर्म कैसे होती है? माइक्रोवेव्स क्या करती हैं उसके साथ? जी, किसी को पता हो इस चीज़ का? जी सर, उसके मॉलिक्यूल्स जो उनसे होते हैं ना, उनको वाइब्रेट करवाती है, और उनकी एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, अब ज़रा सोच के मुझे जवाब दें कि माइक्रोवेव उनको कैसे करवा सकती है? एक तो आपने पढ़ी हुई है, उसमें हम कहते हैं कि जी रेजोनेंस इफेक्ट होता है, लेकिन रेजोनेंस का इफेक्ट हमारे पास आ रहा होता है वेव नेचर के अंदर। अगर पार्टिकल नेचर से अगर आप बात कर रहे होते हैं, तो पार्टिकल नेचर के अंदर हम बेसिकली ये कह रहे होते हैं जो माइक्रोवेव्स के फोटॉन्स हैं वो आपके पास एग्जैक्टली उनका एनर्जी का लेवल सेम होता है जितना उस चीज़ के अंदर। और आपको पता है क्या चीज़ गर्म करती है? स्टैंडर्ड हम लोग क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। यानी आपके पास किसी भी चीज़ के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसलिए आप लोग एक चीज़ देखें कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, मैंने शायद मिसाल भी आपको दी थी, जिसमें नमी ज़्यादा हो, जिसमें पानी ज़्यादा हो, अगर आपको ऐसा सालन गर्म कर रहे हैं जिसमें शोरबा है, जिसमें ग्रेवी है, या खाली पानी का गिलास है, या चाय आप गर्म करते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। जल्दी गर्म होती है, ज़्यादा गर्म होती है। कंपैरेटिवली अगर आप खुश्क रोटी रख दें या गंदम रख दें खाली, या चावल रख दें कच्चे, तो आप देखेंगे कि आपके पास चाय अगर आधा मिनट में गर्म हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो वो 3 मिनट के बाद भी नीम गर्म होते हैं। एक तो बात यह है कि आपके पास जो एक्साइटेशन होती है, डी एक्साइटेशन होती है, वो रोटेशनल एनर्जी की होती है। अब रोटेशनल एनर्जी किसकी होती है? पानी की होती है, मॉलिक्यूल्स की। अगर पानी के मॉलिक्यूल्स कम हैं तो उनकी रोटेशनल एनर्जी भी कम होती है, और अगर पानी के मॉलिक्यूल्स आपके पास फ्री टू मूव हैं तो उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पानी के मॉलिक्यूल्स को रोटेट नहीं होने देते तो आपके पास वो हीट जनरेट नहीं कर सकते। इसीलिए आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपके पास जब भी कोई चीज़ फ्रीज़ की होती है तो उसको ओवन में रखने से पहले आप पानी में रख के डीफ्रॉस्ट करते हैं। वो डीफ्रॉस्ट इसलिए करते हैं कि अगर आप उसको उठा के एज इट इज़ ओवन में रख देंगे, अब पानी उसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो पानी फ्री टू मूव नहीं है, फ्री टू रोटेट नहीं है। आपकी माइक्रोवेव जो हैं उनकी एनर्जीज को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अगर अब्जॉर्ब कर भी ले तो रोटेट नहीं कर सकता। इसलिए बर्फ़ में लगी चीज़ या जमी हुई चीज़ आप ओवन में रखें तो जिस तरह ग्रेवी आपके पास गर्म हो जाती है, वो आपके पास गर्म नहीं हो सकती। अब ये जो सारी डिस्कशन हम लोगों ने की है, इस डिस्कशन में सर से 2 या 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। जी सर, ये ना मुझे ना इसमें कंफ्यूजन आ रही है कि ठीक है, इंटरेक्शन हुआ एटम के साथ, ये जो वाइब्रेशनल मोड और ये जो रोटेशनल मोड इसका एक्टिव हुआ है, इसकी बाद में एनर्जी तो हम क्लासिकल मैकेनिकली लेते हैं। जैसे हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि इसका इनर्शिया जोन है ना, वो भी क्लासिकल मैकेनिकल, और इसकी एनर्जी जोन सी है वो भी क्लासिकल मैकेनिकली हम लेते हैं। तो हम ये मिक्सिंग क्यों कर रहे हैं क्वांटम और क्लासिकल को? देखो मेरी बात सुने, इशू ये होता है कि आपके पास यहाँ पे 100% क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होती। जब आपको एनर्जी मिल रही होती है ना हीट की फॉर्म में, जब हीट की फॉर्म में एनर्जी आपको मिल रही होती है तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू उसको सिंपली कर देते हैं कि जी आपके पास यहाँ पे बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फ़र्क पड़ा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से एंगुलर मोमेंटम को फ़र्क पड़ा है, आपकी एंगुलर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई है। वो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है आई ओमेगा स्क्वायर, आपका ओमेगा ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर आप देख रहे होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डिस्कस करना है उसके अंदर साइंटिस्ट ने एक और चीज़ डिस्कस की थी, एक और चीज़ डिस्कवर की थी। उसमें उन्होंने ये देखा था कि आपके पास किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब वो इस तरह इंट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो या रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज़ हो, तो समटाइम्स आपके पास जब वो एक्साइटेशन से डी एक्साइटेशन की तरफ आता है तो हीट नहीं मिलती आपको। जब आपको हीट नहीं मिलती तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको ये कहता है कि आपके पास वो कहाँ गई एनर्जी। तो उस केस में आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स आपको ये बताती है कि वो एनर्जी एग्जैक्टली सेम जो है फोटोन की फ्रिक्वेंसी की सेम एनर्जी का फोटोन बन के रिलीज़ हो जाती है। अब मैं आगे आपके पास आता हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने शेयर करनी है आपके साथ, थोड़ा सा क्लियर होगी ये बात? नो सर। मैंने आपको ये बताया कि आपके पास अभी जो एक्सपेरिमेंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा ना, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 2 जर्मन साइंटिस्ट थे। मैं आपको बताता हूँ इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वेशन आपकी बताइए, ऑब्जर्वेशन क्लासिकल मैकेनिक्स और हीट की फॉर्म पे आप नहीं बता सकते इसको, ठीक है।
अब जो ऑब्जर्वेशन इसकी थी पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद उनके जो इंटरप्रिटेशन थी मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। अच्छा, यहाँ तक इसके अलावा अगर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये इमेजिन कर लें, अब आपको एक बात मैं बता देता हूँ। आइंस्टाइन ने एक बात प्रूव की थी थर्मोडायनामिक्स में और स्टैटिकल मैकेनिक्स के रूल्स की बेस पे 3 पॉसिबिलिटीज़ उसने बताई थी कि जब भी आपके पास इंट्रैक्शन होगा वो इंट्रैक्शन किस तरह का हो सकता है। यानी जो बेसिकली वो ये आपके पास है कि जी आपके पास एब्जॉर्प्शन हो सकती है और एमिशन हो सकती है। अब जो एमिशन आपके पास होती है वो एमिशन भी 2 तरह की होती है, एक होती है आपके पास इंड्यूस्ड एमिशन होती है और एक आपके पास होती है रैंडम, ये स्कैटरिंग जो आप कह रहे हैं, ठीक है, स्कैटर्ड एमिशन होती है। अब यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपके इस क्वेश्चन को फिर बाद में एड्रेस करूँगा उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के बाद। अभी तक की जो बातें मैंने आपसे की हैं वो 2 बातें की हैं। एक चीज़ तो ये की है आपके पास कि जो काम फोटोन के साथ होता है कि फोटोन आपका इंट्रैक्शन कर रहा होता है, जब फोटोन आपका इंट्रैक्शन कर रहा होता है वो इंट्रैक्शन किस किस चीज़ के साथ कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट और डीक्साइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो आपके पास जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ा सकता है और उनकी रोटेशन एनर्जी बढ़ा सकता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, फोटोन जो है वो एनर्जी शेयरिंग पसंद नहीं करता। यानी अगर आप कहना है आपके पास 100 जाउल्स का फोटोन है तो वो क्या करेगा, वो 40 जाउल्स दे के तो बाकी लेके भाग जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके पास जो होता है ना वो सारी की सारी एनर्जी शेयर कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है वही क्वांटाइज्ड है, ऐसा नहीं है। हमारे पास जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे पढ़ूंगा, अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ, उस एक्सपेरिमेंट में ये नज़र आता है कि आपके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो या आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी क्वांटाइज्ड होती हैं। आपके पास अगर एनर्जी लेवल के ऊपर डिफरेंस नहीं भी आ रहा, यानी फोटोन जो या पार्टिकल आपके पास है उसकी एनर्जी उनके बराबर नहीं भी है, लेकिन स्टिल उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो आपके पास जंप करवा सकता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे या रोटेशनल एनर्जी लेवल पे। स्टिल आपके पास जो है हम कहते हैं कि एक्साइटेशन हुई है, लेकिन ये एक्साइटेशन एटम की होती है, ये इलेक्ट्रॉन की नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं है, अब एटम इन्वॉल्व है और एटम की एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो आपके पास हम डिफाइन कर रहे होते हैं उनकी रोटेशनल और वाइब्रेशनल की फॉर्म में। हम ये कहते हैं कि आपके पास ये वाइब्रेशनल एनर्जी जब ज़्यादा होती है या रोटेशनल एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास ये हीट की फॉर्म में आपको नज़र आ रही होती है, जिसको हम मेजर कर लेते हैं टेम्परेचर के साथ, क्वांटिटी के साथ। वहाँ से आप हीट कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि आने वाली एनर्जी कितनी थी। लेकिन जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपसे डिस्कस करूँगा उस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली आपको हीट नहीं मिली थी, उस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली आपको फोटोन्स मिलना शुरू हो गए थे। और फोटोन्स आपके पास जो हैं बेसिकली इस तरह, अब वो उनकी एनर्जी कितनी थी, वो एनर्जी उनकी इतनी थी। अब मैं चल एक्सपेरिमेंट डिस्कस करता हूँ, उससे आप काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को तो मुझे बताएं। आपके पास जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम है फ्रांक और हर्ट्ज, ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट की बेस पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या चीज़ शो की थी, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 काम किए थे। एक, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट की थी, काइनेटिक एनर्जी, क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू, यानी क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड की थी। वो कैसे की थी वो देखते हैं। दूसरा, उन्होंने ये प्रूव किया था कि आपके पास फोटोन जिस तरह बिहेव करते हैं और पार्टिकल्स भी अगर एनर्जी रखते हो तो वैसे ही बिहेव करते हैं। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास ये इनक्लोज एक चैम्बर है और यहाँ पे मेरे पास एक हीटर लगा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ये हीटर जो आपके पास है, अगर मैं यहाँ पे स्विच को ऑन करता हूँ तो स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, थर्मोनिक एमिशन होगा। अब थर्मोनिक एमिशन आपके पास बेसिकली वही चीज़ है जो आप कहते हैं एक्साइटेशन जो आपके पास है। एक्साइटेशन आपके पास जो है वो किस फॉर्म में हो रही है, वो हीट की फॉर्म में हो रही है। आपके पास इंटरनल एनर्जी हीट की फॉर्म में इंक्रीज़ कर रही है और वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा आपने क्या काम करना है, दूसरा आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लेके आना है। अब ये इलेक्ट्रोड आपके पास जो है, इस इलेक्ट्रोड को बेसिकली आपने जोड़ देना है बैटरी के साथ और इस साइड पे आपके पास यहाँ पे एनोड आ जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर कैथोड, दिस इज़ गोइंग टू बी योर एनोड। और ये बहुत बेसिक डायग्राम में बना रहा हूँ, इसमें और काफ़ी कंपोनेंट्स ऐड होते हैं लेकिन कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे नहीं लेके चलूँगा, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि आपके पास ये जो मैंने यहाँ पे ग्लास ये लिया, ट्यूब ली हुई है, इसको पूरा वैक्यूएटेड किया है और लो प्रेशर पे मरकरी इसके अंदर रखा है। ठीक है, अब मरकरी को हम लोगों ने रखना है वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म के लिए शर्त ये होती है कि आपके पास ये लिक्विड फॉर्म में ना हो। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए टेम्परेचर आप रखते हैं ऑलमोस्ट 170 डिग्री से 190 डिग्री तक, ताकि आपके पास जो मरकरी है वो लो प्रेशर पे, तो प्रेशर ज़्यादा नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, लो प्रेशर पे ऑलमोस्ट इस टेम्परेचर के ऊपर वो पेपर फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे मरकरी के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब ये मरकरी के पार्टिकल्स जो आपके पास हैं, ज़रा सोच के आपने जवाब देना है। अगर मैं अभी इस बैटरी को ऑन नहीं करता और ये थर्मोनिक एमिशन सिर्फ यहाँ पे होती है, मैंने इसको ऑन किया, तो आपके पास यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रॉन्स फैल जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे वाले इलेक्ट्रॉन्स उनको रिपेल नहीं कर रहे, ना ही ये वाले उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स फैल जाएंगे तो आपके पास मरकरी के एटम्स के साथ वो ख़ास इंट्रैक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि जी आगे आपके पास सारे का सारा इस पूरी शीट के अंदर, इस पूरे ग्लास के अंदर बेसिकली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट आप इसको ऑन करते हैं, ठीक है, जब इसको ऑन करेंगे बेसिकली अगर इसकी एनर्जी लेवल उससे कम है तो इसके हिसाब से पॉजिटिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू करेंगे आपके पास, ये अगर आपके पास पोरस हो, इसमें स्वाग होते हैं आपके पास, यहाँ पे भी पोरस होता है नोड आपके पास, आगे एक और कैथोड लगा होता है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। जब इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया हुआ है ये वाला, अगर वो पोटेंशियल आपके पास V है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ रही होती है EV। अब ये जो एनर्जी आपके पास आ रही है काइनेटिक एनर्जी, अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करंट बढ़ाते जाएं। जब आप यहाँ पे करंट बढ़ाते जाएंगे तो आपकी थर्मोनिक एमिशन बढ़ती जाएगी। जब थर्मोनिक एमिशन बढ़ती जाएगी तो आपके पास इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जब नंबर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बढ़ना शुरू होंगे तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका ग्राफ ऐसे जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने ऑब्जर्व ये किया कि जी आपके पास कुछ देर के बाद ग्राफ ऐसा गिर जाता है, गिरने के बाद आप फिर उसको बढ़ाते हैं तो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद ये गिर जाता है और फिर दोबारा ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब असूली तौर पे आपके पास यहाँ पे अगर एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो रही, यानी आपके पास ये जो मरकरी है, ये जो मरकरी के पार्टिकल इसके अंदर आपके पास हैं, वो आप इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन नहीं कर रहे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन नहीं कर रहे तो फिर आपके पास ये जो सर्जेस आ रही हैं, ये यहाँ पे ग्राफ के अंदर ये जो आपके पास ड्रॉप्स आ रहे हैं, ये ड्रॉप्स किस वजह से आ रहे हैं? अब ये ड्रॉप्स किस वजह से आ रहे होते हैं? और दूसरी चीज़ उन्होंने ये ऑब्जर्व की कि आपने यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक्सपेरिमेंट की वीडियो मैं अभी शेयर करूँगा आपसे, आप देखेंगे इसके अंदर ग्लो पैदा होता है। अब इसके अंदर ग्लो कैसे पैदा होता है? अब बेसिकली साइंटिस्ट क्या कह रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन नहीं हो रही, तो ये आपके पास हो क्या रहा है कि आप जैसे जैसे थर्मोनिक एमिशन बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक टाइम आता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपने ये वोल्टेज भी बढ़ाना है और साथ आपने ये वोल्टेज भी बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ करंट भी बढ़ता जा रहा है। अब अचानक आपके पास करंट ड्रॉप किस तरह होता है कि एग्जैक्टली आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो यहाँ पे मरकरी के वेपर्स हैं, बेसिकली क्या करते हैं, उनकी वाइब्रेशनल या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। जब वो बेसिकली एक्साइटेड फॉर्म में जाते हैं तो आपके पास वो वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी यहाँ पे से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जब वो बेसिकली कम होते हैं तो सर्किट में आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस कम हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ चार्जेस आपके पास कम हो जाते हैं तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे करंट कम हो जाता है। अब आप क्या करते हैं, आप मज़ीद यहाँ पे करंट बढ़ाना शुरू कर देते हैं, थर्मोनिक एमिशन ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज भी बढ़ा रहे हैं, आपके पास करंट क्या होगा, बेसिकली मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ जाके ड्रॉप आता है। अब ये ड्रॉप आपके पास आता है, ये इस वजह से आता है कि आपके पास नेक्स्ट क्वांटम वैल्यू आ जाती है वाइब्रेशनल या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। अब उन्होंने इस चीज़ से ये प्रूव किया कि आपके पास यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन नहीं भी होती तो आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंट के ग्राफ के अंदर ये जो आपके पास डाउनवर्ड फॉल आता है, वो फॉल एक्सप्लेन करने का एक ही तरीका होता है, और जो ग्लो इसके अंदर पैदा हो रहा होता है उससे एक्सप्लेन करने का एक ही तरीका आपके पास है कि आप ये इमेजिन करें कि आपके पास ये जो एनर्जी है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो गए
और एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हुआ है, वो बेसिकली आपके पास एनर्जी लेवल एक्साइटमेंट में चला गया है। मरकरी के पार्टिकल्स का कौन सा वाला, ये वाइब्रेशनल या रोटेशनल। जब वो ऊपर चला गया है तो अब वो जो फोटोन रिलीज करेंगे आपके पास, तो बेसिकली आपके पास वो ग्लो की फॉर्म में नजर आता है। अब यहाँ पीछे से कोई फोटोन नहीं आ रहा, पीछे से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर आपको लेज़र याद हो तो लेज़र में तो आप लोग फोटोन देते हैं और फोटोन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो ग्लो पैदा हो रहा है, पीछे से किसी किस्म का कोई फोटोन नहीं आ रहे, आप इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये सारा काम करवा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ इनकी बेसिकली डायग्राम्स। चलिए डायग्राम यहाँ पे मैं डालता हूँ यार। मैं एग्जैक्ट डायग्राम आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये इस तरह की डायग्राम थी इसकी, और हम यहाँ पे सिर्फ सिर्फ बात कर रहे हैं इस पोर्शन की, ठीक है। ये आगे सारी अरेंजमेंट थी कैलकुलेशंस के लिए, और जो ग्राफ इसका बना था वो ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्राफ जो इसका बना था बेसिकली, वो ग्राफ आपके पास बना था इस तरह का। अभी जो ग्राफ आपके पास बन रहा है, इस ग्राफ के ऊपर अगर आप गौर करें तो बेसिकली उसने क्या किया हुआ, साइड पे आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या करंट जा रहा है, और इस साइड पे एनर्जी है। तो बेसिकली जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं करंट बढ़ रहा है, फिर ये सर्ज आता है। ये सर्ज जब आता है आपके पास, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न आपके पास क्या आ रही होती है कि आपके पास जो मर्करी के पार्टिकल्स हैं वो एक्साइटेड फॉर्म में चले गए हैं। अब वो ऑलरेडी अपनी एनर्जी के एक्साइटेड फॉर्म में है, वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हैं, तो टेम्परेचर चेंज होता आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन फ़र्क इस चीज़ का पड़ रहा होगा, फ़र्क पड़ेगा जी आपके पास, हम कहते हैं जी कि वो रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अच्छा, अब जितनी वो इंक्रीज़ होगी बेसिकली इसका मतलब है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी लेवल के डिफरेंस से आप ये कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कम हुए हैं। तो यहाँ पे करंट आपके पास शो कर रहा है कि जी यहाँ पे आपके पास पहुँच जाता है, फिर ड्रॉप होके यहाँ आ जाता है, तो ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो ये जो ग्राफ आपके पास है, इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन की फ्रांक और हर्ट्स, दो साइंटिस्ट, इनको बेसिकली क्या मिला था, इस पर नोबेल प्राइज़ मिला था। इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वीडियोस हैं वो भी मैं थोड़ी देर में आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, और बेसिक्स डिस्कस करनी थी इसमें, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा। अब यहाँ पे सलमान ने जो बात की थी, प्रॉब्लम ये आ रहा था सलमान, इसके अंदर की ट्यूब आपकी ऑलरेडी 170 या 190 डिग्री तक है, और उसमें कोई इंक्रीज़ इन टेम्परेचर नज़र नहीं आ रहा। अगर इंक्रीज़ इन टेम्परेचर नज़र नहीं आ रहा तो ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर जो चेंज आ रही है, उस चेंज को आप क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हीट की फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आपको ग्लो भी नज़र आ रहा है, आपको ये भी आंसर करना है कि ग्लो किस वजह से बन रहा है ट्यूब के अंदर, और आपको ये भी आंसर करना होता है बेसिकली कि आपके पास यहाँ पे ये जो सर्जेस आ रहे हैं, यहाँ पे ये जो पीक्स बन रही हैं और ये ड्रॉप से बन रही हैं, क्यों बन रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास हम क्लासिकल मैकेनिक्स को छोड़ के ये कह रहे होते हैं कि यार इसका मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वही क्वांटाइज नहीं है, आपके पास जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है और रोटेशनल एनर्जी होती है वो भी क्वांटाइज्ड होती है। आप थोड़ी सी बात समझ आ गई, जो कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है सर। बाकी इंशाल्लाह आप मेरे से वैसे डिस्कशन कर लेना। क्लास में कोई और इशू है किसी को? सारे इधर ही बैठे हुए हैं या कहीं आगे पीछे भी गए हुए हैं? यहाँ पे ही है सर। यहाँ पे ही हैं साथ साथ। क्या कर रहे हैं आप लोग साथ साथ?
और आपको ही सुन रहे हैं। अच्छा, मुझे सुन रहे हैं। चलें, एक काम मैं करता हूँ, मैं ना आपको इसकी एक ऐसी वीडियो शेयर कर देता हूँ जिसमें मैंने ये सारी जो डिस्कशन आपके साथ की है वो प्रोफेसर की सारी डिस्कशन आपको समझ आ जाएगी। मैंने उतना डिटेल से नहीं पढ़ाया ना उतना बताया क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है, बोर्ड पे ज़्यादा आराम से डिटेल से पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने कोशिश की है फिर भी। अब नेक्स्ट टाइम जो है ना वो बेसिकली मैं आईपैड पे यूज़ करूँगा। जब आईपैड यूज़ करूँगा ना तो उस पर लिखना आसान है, मेरे पास यूटेंसिल तो पड़ा हुआ है, वो राइटिंग पेन तो पड़ा हुआ है, स्टाइलस। जब मैं आईपैड पे करूँगा ना तो आईपैड पे इंशाल्लाह ताला फिर आपके सारे लेक्चर्स जो है ना वो प्रॉपर हो जाएंगे, वहाँ पे डायग्राम प्रेजेंटेशन सारा कुछ जो है उसके ऊपर सुकून से हो जाएगा। अभी सारा कुछ मैं माउस से लिख रहा था, तब डायग्राम भी प्रॉपर बन जाएगी, डायग्राम लेवल भी प्रॉपर हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अटेंडेंस में आप लोगों के लगा लेता हूँ। और अब मैंने जो आपसे कहा था 5 मिनट की ब्रेक ले लें या 10 मिनट की ब्रेक लेनी है ले लें। 5 मिनट के बाद आप आके देखेंगे तो यहाँ पे लिंक्स शेयर किए होंगे मैंने, वो लिंक्स आप लोग देखेंगे। आप काइंडली ऑनलाइन रहिएगा, ठीक है। ओके सर, ओके। मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी है और मैं अभी जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे डिटेल में जो है मैं अपना माइक भी बंद कर रहा हूँ। मैं भी टीम्स के अंदर आप लोगों के जो है ना रूटीन के अंदर वो लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा। और ये मैंने आप लोगों के मशवरे के मुताबिक पहले लेक्चर कर दिया है और बाद में अब वीडियोज़ आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। तो वीडियो जब आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है डिस्कशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी आपको। अगर नहीं देखेंगे तो फिर भी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में एक्सपेरिमेंट इतना मुश्किल नहीं है, एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लेन करना कोई मसला नहीं है उसमें। सिर्फ और सिर्फ इशू आता है कि आपके पास एक्सपेरिमेंट की बैकग्राउंड क्या है। तो ये डिस्कशन सारी मैंने आपके साथ की है बैकग्राउंड के हवाले से। मैं थोड़ी देर के लिए माइक अपना बंद कर रहा हूँ और मैं भी लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अटेंडेंस मैंने आप लोगों की नोट कर ली है, मैं इस पर भी लगा देता हूँ। ओके सर।
सर क्लास एंड कर दें हम? क्लास आप लोग लीव करना चाहते हैं तो लीव कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों ने वापस आके वीडियोस देखनी है ऑनलाइन होके। ठीक है।